चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। बच्चों सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में ठोस अवस्था है क्या। देखिए आप लास्ट क्लास अर्थात क्लास 11th में ये पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि द्रव्य जो होता है ये मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। हालांकि इसकी 6 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो भौतिक अवस्था हमको देखने को मिलती हैं वो 3 भौतिक अवस्था है। 3 भौतिक अवस्थाओं में हम बात करते हैं कि एक भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस होती है, एक द्रव और एक गैस होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं द्रव्य, इसकी 3 जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनमें पहली भौतिक अवस्था है आपकी ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। अब हम बात करेंगे कि ये जो भौतिक अवस्थाएं वो किस प्रकार से निर्धारित होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है। हालांकि जो ये द्रव और ये गैस है इसको आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मुख्य रूप से ठोस अवस्था की बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है, ठोस अवस्था है। बात यह आती है कि किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो किस प्रकार निर्धारित होती है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो ब्रह्मांड होता है इसका जो कंपोजिशन है वो इस प्रकार है कि ब्रह्मांड जो वो मुख्य रूप से 2 कारकों से मिलकर के बना है। ब्रह्मांड कितने कारकों से मिलकर के बना है? 2 कारकों से। बात कर लेते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। लिखेंगे ब्रह्मांड का संघटन, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। एक फैक्टर है द्रव्य और एक फैक्टर है ऊर्जा। हम बात करें कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। तो अगर हम द्रव्य की बात करते हैं तो जो द्रव्य है ये ब्रह्मांड का वह कारक है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और जो ऊर्जा है वो द्रव्य को चलाने के लिए, द्रव्य किस तरीके से मूवमेंट करेगा उसके लिए ये वाला जो फैक्टर वो आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप समझ रहे होंगे कि आपने 11th क्लास में जो जानकारी प्राप्त की थी कि कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, उसमें आपको बताया था कि एक होता है द्रव्य और एक होता है ऊर्जा। द्रव्य जो होता है इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ऊर्जा जो है उस मैटर को रोटेट करने के लिए, उस मैटर के द्वारा गति करने के लिए, उसके लिए आवश्यक होती है। अब ये जो द्रव्य होता है इसको आगे बढ़ाते हैं। आप समझ गए होंगे द्रव्य के लिए सिंपल सी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, अर्थात द्रव्य। दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु या ब्रह्मांड की वह वस्तु जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। और जो ऊर्जा है, तो जो हमारा द्रव्य है उसके कार्य करने की जो भी क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं द्रव्य की।
तो द्रव्य की अगर हम बात करें तो जो द्रव्य होता है इसकी मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। जैसे आपने देखा था कि द्रव्य और 3 भौतिक अवस्थाएं हो गई, एक ठोस, एक द्रव और बच्चों एक भौतिक अवस्था है जिसको कहते हैं गैस। ये किस प्रकार से निर्धारित होती हैं? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्य होता है इसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती, हम उन फैक्टर्स को जान लेते हैं। देखिए, बात यह है कि किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था को निर्धारित करने के लिए 2 कारक आवश्यक होते हैं। उनमें एक कारक होता है बेटा ताप ऊर्जा, या हम इसको कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। और दूसरा फैक्टर होता है, एक क्या बताया आपको, ताप ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, और दूसरा फैक्टर है आपका अंतराकणीय बल। अंतराकणीय बल या हम इसको अंतराणिक बल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे थर्मल एनर्जी, और इसको कहा जाएगा इंटर पार्टिकल फोर्स। ये किस प्रकार से किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था को निर्धारित करते हैं, आप देखते हैं। देखिए, ये दोनों ही कारक जो हैं वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे, ध्यान दें। जैसे सपोज कर लिया हम इधर जाते हैं तो हमारा अंतराकणीय बल प्रबल होता जाता है, अंतराकणीय बल। इधर चलने पर अंतराकणीय बल बढ़ता है, और मान लिया कि अगर हम इधर चलते हैं तो हमारी ताप ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ता है? ताप ऊर्जा। ये फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट, आपने देखा कि ये एक दूसरे के अपोजिट है कि इधर चलने पर ताप ऊर्जा बढ़ेगी और इधर चलने पर अंतराकणीय बल बढ़ेगा। बच्चों, यहां हमने ले लिया द्रव, यहां हमने ले लिया ठोस, और इधर आ जाते हैं, इसको हम कह देते हैं गैस। इस फिगर से आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर अंतराकणीय बल बढ़ेगा तो पदार्थ ठोस अवस्था की तरफ अग्रसर होगा। अगर ताप ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ द्रव और उसके बाद गैसीय अवस्था के लिए अग्रसर होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये दो फैक्टर हैं जो भौतिक अवस्था को निर्धारित करते हैं। क्या देखा आपने कि ताप ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो पदार्थ गैसीय अवस्था की तरफ अग्रसर होगा, और अगर अंतराकणीय बल बढ़ेगा तो पदार्थ ठोस अवस्था की तरफ अग्रसर होगा। तो ये हम 2 फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे 2 फैक्टर थे बेटा, जिनकी हमने बात की कि ये जो फैक्टर है ये गवर्न करते हैं किसी भी पदार्थ की फिजिकल स्टेट को। हम इनको लिख भी सकते हैं, क्या? फैक्टर्स गवर्निंग फिजिकल स्टेट। तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक अवस्था को
निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो आपके ये दो कारक हैं, एक ताप ऊर्जा और एक अंतराकणीय बल। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर अंतराकणीय बल बढ़ेगा तो पदार्थ ठोस अवस्था की ओर अग्रसर होगा, अगर ताप ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ कैसी अवस्था की ओर अग्रसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आप चाहे तो थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये ताप ऊर्जा करती क्या है। एक्चुअल में बच्चों जो ताप ऊर्जा है ये पदार्थ के जो कण हैं उनको दूर दूर रखने का प्रयास करती है। कैसे? दूर दूर रखने का प्रयास करती है। और जो अंतराकणीय बल हैं ये घटक कणों को, किसको? घटक कणों को पास लाने का प्रयास करता है, तो आपने ये देख लिया कि ठोस अवस्था तब होगी जब घटक कणों के मध्य लगने वाला अंतराकणीय बल प्रबल होगा, और गैस अवस्था तब होगी जब ताप ऊर्जा अधिक होगी, और ताप ऊर्जा अधिक होगी तो पार्टिकल्स हमारे दूर दूर होंगे, क्योंकि ताप ऊर्जा का यही काम है कि ये पार्टिकल्स को अर्थात घटक कणों को दूर रखने का प्रयास करती है। घटक कणों को क्या? दूर रखने का प्रयास करती है। तो सिंपल सी बात मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं कि आप जानते कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, वो सब कुछ क्या है? द्रव्य हैं। द्रव्य की परिभाषा आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता उसको कहा जाता है क्या? द्रव्य। द्रव्य की तीन मुख्य भौतिक अवस्था होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। आपने ये समझ लिया कि जो द्रव्य होता है इसके घटक कणों के, इसके जो घटक कण हैं वो किस कंडीशन में ठोस अवस्था में जाएंगे और किस कंडीशन में गैसीय अवस्था में जाएंगे। उसके बाद हमने बात की कि जो कारक जो भौतिक अवस्था को निर्धारित करते हैं वो दो कारक हैं, एक ताप ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा अंतराकणीय बल। आपको हमने बताया कि अगर ताप ऊर्जा ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, अर्थात हमारी जो भौतिक अवस्था वो गैसीय अवस्था की ओर अग्रसर हो जाएगी। अगर अंतराकणीय बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? घटक कण पास पास आएंगे और पास पास आने से हमारा जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात है ठोस अवस्था की। ये हमने कुछ बेसिक बातें बताई इसकी। अब हम बात करने वाले हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। किसको? ठोस अवस्था को। ठोस अवस्था इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? सॉलिड स्टेट। ध्यान दीजिए, हम कह सकते यहां जी, ये मैं आपको समझा रहा हूं तब से, बस यही डेफिनेशन ला करके आप यहां पर रख दीजिए। क्या कह सकते हैं? अभी बताया था कि ठोस अवस्था ये द्रव्य की अवस्था है, तो यही बात आपको आगे जोड़नी है। आप लिख सकते हैं क्या? कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें घटक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या अंतराकणीय बल प्रबल होता है,
है। ठोस अवस्था कहलाती है। आप समझ गए होंगे ठोस अवस्था के बारे में, आपको हमने ये बेसिक जानकारी दी और ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण। ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ठोसों के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इस तरीके से जो बेसिक सामान्य जानकारी आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो मेन बात है। सबसे पहली बात, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। जो भी पदार्थ होंगे उसमें क्या उनका आकार और आयतन कैसा होगा, निश्चित। दूसरी बात, अब जो मेन बिंदु है यहाँ पर उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जो ठोस अवस्था कब बनेगी। ठोस अवस्था तब बनेगी जैसे ये पार्टिकल्स हैं। इस चैप्टर में हम जो घटक कण हैं उनको हम जो है ना एक स्फीयर के द्वारा जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ये एक घटक कण है, एक घटक कण ये है। जब इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होगा तो आप क्या देख पाएंगे, ये देख पाएंगे कि जो घटक कण हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे इस तरीके से। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम उसको ठोस अवस्था कहते हैं। तो दूसरा बिंदु क्या हम यहां से ये नहीं लिख सकते कि इनमें घटक कणों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम होती, ना के बराबर होती है। तो यहां दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अंतरा कणीय दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। पॉइंट नंबर 3, सारी बातें समझा दी आपको, वहीं से लिख रहा हूं। अंतरा कणीय दूरी बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वो कैसा होता, बहुत ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं अंतराकणीय बल, अंतराकणीय बल प्रबल होता है। अंतराकणीय बल कैसा होगा, प्रबल। प्रबल होगा तभी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होंगे, पास आएंगे। ये तीनों पॉइंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको इसी की जानकारी दी थी। पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जब पास पास आएंगे तो उनके द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्थान कम होगा तो क्या होगा कि घनत्व बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा,
कि फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो वहीं से आप इसको देख लेंगे। जब आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ता है। आगे पॉइंट नंबर 5, जो ठोस होते हैं, ठोस असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य और कठोर होते हैं। सामान्य बात है, आप जानते हैं कि ठोस कठोर होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको कह देते हैं क्या होता है कि कठोर होता है। अब असंपीड्य का मतलब क्या होता है? असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया नहीं जा सकता, हम बहुत कम नगण्य दबा सकते हैं इसको। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आप जानते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, एक दूसरे के अधिकतम पास होते हैं। हम इस केस में इसको और ज़्यादा पास नहीं ला सकते। अगर ला सकते तो आप कह देते कि संपीड्य होता है, लेकिन नहीं ला सकते, नहीं दबा सकते, तो इसका तात्पर्य हो गया ये असंपीड्य होते हैं। तो ये कुछ सामान्य अभिलाक्षणिक गुणधर्म है बेटा किसके, ठोस अवस्था के। तो आप यहाँ पर ये समझ पाए कि ठोस अवस्था का जो सामान्य परिचय है वो क्या है, और उसके बाद में ठोस अवस्था या द्रव अवस्था या गैस अवस्था किस प्रकार से निर्धारित होती है, ठीक, और उसके बाद ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। अब हम आगे चलते हैं। आगे की बात बच्चों ये है कि हम ठोसों को क्लासिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ध्यान दीजिए, ठोसों को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ये ठोस हो गया और इसको हम क्लासिफाई करते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस, और बच्चों दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला हुआ आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हुआ क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोसों की ही चर्चा करेंगे। जो भी रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्रिस्टलीय ठोसों पर लागू होंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों की चर्चा आपके यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं है। बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश वर्जन होता है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें जो घटक कण होते हैं वो त्रिविमीय व्यवस्था में एक नियमित पैटर्न में मौजूद होते हैं। नियमित पैटर्न का मतलब क्या है? नियमित पैटर्न का मतलब यह है कि जैसे सपोज कर लिया आपने, एक घटक कण ये है, दूसरा घटक कण आपका ये आ गया, अगला घटक कण ये है, अगला
ये हुआ, उसके बाद ये है, उसके बाद ये हुआ। अब नीचे आ जाइए इसी तरीके से, ये घटक कण हो गया, फिर उसके बाद ये घटक कण आ गया, उसके बाद फिर ये घटक कण है, उसके बाद ये घटक कण आ गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस तरीके से आप और बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया, ये, अब यहां आप देखेंगे कि जो घटक कण हैं वो एक नियमित व्यवस्था में है। देखिए, पहले आपका ये इस तरह का घटक कण आया, फिर ये इस सर्किल की शेप वाला आ गया, फिर ठोस गोला, फिर ये सर्कल, ठोस गोला, सर्कल, इस तरीके से एक आप देख रहे होंगे कि नियमित क्रम बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक साथ दो घटक कण जो है ना ये ब्लैक वाले आ जाएं और एक साथ ये आ जाए, ऐसा नहीं है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक नियमित व्यवस्था है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे ठोस, ये ठोस दो प्रकार के हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्रिस्टलीय ठोस की। वे ठोस जिनके घटक कण एक नियमित व्यवस्था में मौजूद होते हैं, नियमित व्यवस्था में मौजूद होंगे, उन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। अब आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि जो घटक कण हैं वो घटक कण एक लंबी दूरी तक एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, और लंबी दूरी तक अगर निश्चित पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम इस व्यवस्था को बेटा कह सकते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था, हम इसको क्या कहेंगे? दीर्घ परासी व्यवस्था। तो हम इसमें एक पॉइंट हमें क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में यह पता चलता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस को अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप सिंपल सा कहेंगे कि वे ठोस जिनमें घटक कण एक नियमित व्यवस्था में मौजूद होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है क्योंकि जो घटक कण हैं वो एक लंबी दूरी तक नियमित पैटर्न में मौजूद हुआ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करना चाहूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एक एग्जाम्पल हम नमक लेते हैं। क्या लेते हैं? नमक। नमक जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका जो निर्माण है वो आप जानते हैं किस तरीके से होता है, Na- और Cl रेडाइन से। तो अगर इसकी व्यवस्था देखेंगे तो इस व्यवस्था में Na- फिर Cl रेडाइन, फिर Na-, फिर Cl रेडाइन, फिर Na-, फिर Cl रेडाइन, इस तरीके का जो पैटर्न है वो काफ़ी दूरी तक चलता है। और काफ़ी दूरी तक चलने की वजह से हम कहते हैं इसको क्या, कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। नमक हुआ, आपका डायमंड हुआ, ठीक है, चीनी हुई, ग्लूकोज हुआ, ये सब के सब क्या है बेटा, ये आपके सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। मेटल्स होते हैं वो सब ये क्रिस्टलीय ठोस में ही आते हैं। इसके बारे में हमें एक पॉइंट और डिस्कस करना है। डिस्कस ये करना है कि इनके अंदर इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। गलनांक कैसा होता है? निश्चित। निश्चित ताप पर ही ये जाकर के पिघलते हैं।
ठीक। और बाकी इसके बारे में जो जानकारी, अभी ये डिफरेंस इनके बीच में देखेंगे तब आपको बताएंगे। अब बात आती है हमारे इसके दूसरे प्रकार की, अक्रिस्टलीय ठोस। इसका इंग्लिश वर्जन होता है एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स। इंग्लिश वर्जन अभी हमने आपको बताया एमॉर्फस, तो इसका मतलब ही होता है कि व्यवस्था का निश्चित न होना। सीधी सी बात है कि अव्यवस्थित होते हैं इसके पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित बना के दिखाते हैं आपको, जैसे मैंने अभी ये लिया था। इस तरीके से की व्यवस्था रहती है अक्रिस्टलीय ठोसों में। जैसे मान लिया एक घटक कण हमारा ये है, दूसरा घटक कण हमारा ये है, तीसरा घटक कण हमारा ये हो गया, चौथा घटक कण फिर हमारा ये हो गया, पांचवा घटक कण फिर ये हो गया, और छठवां फिर इस तरीके से हो गया। नीचे आके बात करते हैं, ये घटक कण हो गया, फिर ये व्यवस्था आ गई, फिर घटक कण इस तरीके से आ गए, फिर आगे बात करेंगे तो घटक कण कुछ इस तरीके से आ गए। यहां आप देख पा रहे होंगे कि पहले ये घटक कण आया, मान लेते हम इसको ए ए ए ए ए ए, और इसको मान लेते हैं बेटा क्या? बी बी वी बी बी बी। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे कि पहले ए आया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद फिर ए आना चाहिए, आया, ए के बाद बी आना चाहिए, लेकिन यहां पर दोबारा से बी, वो ए है वही रिपीट हो गया। उसके बाद ए के बाद बी को आना चाहिए, ए के बाद बी आया और बी के बाद फिर ए को आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, यहां पर दोबारा बी रिपीट हो गया। इसका तात्पर्य क्या है कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो घटक कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित नहीं होती है। तुम सिंपल सा डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ठोस की या बेठोस जिनमें घटक कणों की व्यवस्था अनियमित होती, बस इतनी सी बात है। अगर घटक कणों की व्यवस्था नियमित होगी तो उसको कह दिया जाएगा क्रिस्टलीय, अगर अनियमित होगी तो उसको कह दिया जाएगा क्या? अक्रिस्टलीय। अब जिस तरीके से हमने यहां पर इसकी बात की थी कि दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, समझाया था मैंने भी आपको, यहां बात करेंगे कि यहां दीर्घपरासी नहीं। ए के बाद क्या आया? वी, वी के बाद ए आया, ठीक है, लेकिन ए के बाद क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या हो गया? ए आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें व्यवस्था कुछ दूरी तक चली, यहां तक चली, और यहां तक चलने के बाद ये क्या हुआ? अव्यवस्थित हो गया। तो कुल मिला के यहां पर जो व्यवस्था है घटक कणों की, वो क्या होती है? लघु परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है बेटा? लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी व्यवस्था के बारे में आपने देखा कि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की इनकी बात करूं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल कांच, कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, सामान्यतः जो बहुलक होते हैं वो हुए। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये क्रिस्टलीय ठोस के, इनका आप जानते हैं कि इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। क्यों? इनको टेम्परेचर जैसे ही हम देते हैं वैसे ही धीरे धीरे ये नरम होना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको दोबारा से आपको बताते हैं कि जो ठोस होते हैं
ये दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें घटक कणों की व्यवस्था कैसी होती है, अनियमित होती है। ठीक है ना। इसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, आपको बताया क्यों कैसे पाई जाती है कि बहुत दूर तक जो है ना एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन अक्रिस्टली ठोस बहुत दूर तक एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हुआ क्या, अक्रिस्टल। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर है उनको डिटेल में देखेंगे यहां पर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ध्यान दे, एक तरफ डालते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ डालते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। ये सारी बातें अभी आपको क्लियर हो गई थी। मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनमें घटक कण एक निश्चित ज्यामिति में मौजूद होते हैं। पहला अभी आपको ये समझाया था, तो पहला पॉइंट हम ये लिख देते हैं कि इसमें घटक कण एक निश्चित ज्यामितीय में पाए जाते हैं। अभी चर्चा की थी। इधर क्या था, इसमें घटक कण एक नियमित ज्यामिति में नहीं पाए जाते हैं। यह भी आपको मैंने समझाया था कि इसमें नियमित ज्यामिति होगी, लेकिन इसमें नियमित और निश्चित ज्यामिति नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, अभी बताया था कि इसमें जो घटक कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, अर्थात लंबी दूरी तक ये घटक कणों का एक जो पैटर्न होता है वो नियमित पैटर्न होता है। तो लिख सकते हैं, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। इधर क्या समझाया था, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं लघु परासी व्यवस्था इसमें पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको विषमदैशिकता कहा जाता है। विषमदैशिकता, पहले पॉइंट लिखता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ये
विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक को समझिए। विषम दैशिक का मतलब यह है कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो पदार्थ के जो भौतिक गुणों का मान है उसमें परिवर्तन आ जाए। क्या बात बताया हमने कि अगर हम दिशा बदल दें तो दिशा बदलने पर अगर भौतिक गुणों में अंतर आता है तो हम इस गुण को विषम दैशिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते, आपको हमने बताया था कि इनमें घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। कैसे? जैसे मान लिया ये धनायन है, बी ऋणायन है, ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन। उसके बाद यहाँ से आइए बी ऋणायन, ए धनायन, वी ऋणायन, ए धनायन, वी ऋणायन, ए धनायन, वी ऋणायन, ए धनायन, वी ऋणायन, ए धनायन, फिर वी ऋणायन, ए धनायन, ए धनायन और ये आ गया बी ऋणायन। आप देख पा रहे हैं धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, एक नियमित व्यवस्था है। और नियमित व्यवस्था होती है तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अब बच्चों मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है हमारे पास, आयनिक क्रिस्टल। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रकाश को फोकस किया यहाँ, तो क्या होगा कि अगर वो इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में, तो आपको उसको पहले क्या ऋणायन से मिलना है, उसके बाद उसको धनायन मिलेगा, उसके बाद उसको ऋणायन मिलेगा। ध्यान से सुनिए इसको। आप देख रहे होंगे कि इसमें ऋणायन धनायन ऋणायन इस तरीके से। अगर मान लीजिए वही क्या होगा, प्रकाश अब इधर चल दिया, तो इधर जाने पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे पार्टिकल्स ऋणावेशित हैं। जब सारे पार्टिकल ऋणावेशित हैं, यहाँ पर धनावेशित फिर ऋणावेशित, तो आप अगर इस डायरेक्शन में चलते इसको ए बी कह सकते हैं और इसको कह दीजिए सी डी। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो घटक कणों की व्यवस्था अलग है, और आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो घटक कणों की व्यवस्था अलग है। ठीक, अलग अलग दिशाओं में चलने पर घटक कणों की व्यवस्था में अंतर आ जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में। अब अंतर आ जाता है तो इसीलिए इसी गुण को हम कहते हैं क्या, कि इनके अंदर विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। काय का? विषम दैशिकता का। ठीक, विषम दैशिकता को अगर हम कहें कि क्या होती विषम दैशिकता, तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वह गुण जिसके कारण अलग अलग दिशाओं में चलने पर पदार्थ के भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है, इस गुण को विषम दैशिकता कहा जाता है। अब हम यह बात कर लेंगे, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी दिशा में चले भौतिक गुणों का मान समान रहेगा। अगर समान रहता है तो उसको कहते हैं क्या, समदैशिक, और ये गुण जो होता है उसको कहा जाता है क्या, समदैशिकता। ठीक, अब समदैशिक क्यों होते हैं, अभी आपको बताया था कि इसमें तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि अलग, कि जैसे इसमें आपने देखा था कि एक नियमित व्यवस्था थी, वहाँ तो अनियमित ही व्यवस्था है, तो इसलिए ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या, समदैशिकता प्रदर्शित किया करते हैं। ठीक, अर्थात जैसे मैं बात करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए ये कांच का टुकड़ा है और आपने यहाँ पर प्रकाश को फोकस किया, तो ये इस डायरेक्शन में भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। सभी डायरेक्शन में प्रकाश का वेग आपको समान मिलेगा।
और सभी डायरेक्शन में अगर प्रकाश का वेग समान होगा तो बस इसी को कहा जाता है क्या, कि ये समदैशिक होंगे, और इसी गुण को कहा जाता है क्या, समदैशिकता। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित। क्यों, घटक कणों की नियमित व्यवस्था होती है तो जो एक निश्चित ताप पर वो जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो पाते हैं। यहाँ पर इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ बिंदु हैं इसके बारे में, जो इनके भी जो डिफरेंस है इनके बीच में उसको बताते हैं। ठीक, एक आध पॉइंट अगर हम और इसके बारे में जानना चाहें तो हम बता सकते हैं। अभी हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्रिस्टलीय ठोसों की चर्चा ही करेंगे, क्योंकि वास्तव में जो हमारे दिमाग में ठोस रहता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको केवल क्रिस्टलीय ठोस ही उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये ठोस की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको शो नहीं करते हैं। ये कभी कभार क्रिस्टलीय ठोस लिक्विड की प्रॉपर्टी को भी शो कर देते हैं। तो इनको हम इसका 5वां पॉइंट अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तव में जो ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस ही है। ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना। जो ठोस की प्रॉपर्टीज हैं उसको कौन पूरी तरीके से फॉलो करता है, क्रिस्टलीय ठोस। इधर इनको आभासी ठोस, हमें आभास होता है कि ये ठोस है, लेकिन ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। इनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव। इनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनके जो 5 मेजर डिफरेंस हैं बच्चों वो मैंने आपको बताए। ठीक है, एक आध मैं सामान्य बात आपको बताता हूँ। सामान्य बात यह है कि अगर अक्रिस्टलीय ठोस को टेम्परेचर बढ़ा दें और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर हम उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, क्या कहा कि अगर अक्रिस्टलीय ठोस का टेम्परेचर बढ़ा करके उसको धीरे धीरे अगर हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है। ये एक विशेष बात थी इनके बारे में। इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत शानदार सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जो पुरानी इमारतों की जो खिड़की और दरवाजों में जड़े हुए शीशे होते हैं वो कुछ समय के पश्चात आपने देखा होगा कि धुंधले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं, धुंधले। तो धुंधलापन जो है उस कांच में क्रिस्टलीयकरण के कारण आता है। किसके कारण आता है, किसके कारण आता है, क्रिस्टलीयकरण के कारण। तो सिंपल सी बात है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर।